हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का स्टैंड अप क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो मैथ का महापीडीएफ 3.0 जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। आज उसका सेट 6 है, यानी छठा सेट है। इससे पहले हम लोग ने 5 सेट सॉल्व कर दिया है और इसमें आपका कौन सा, ये आपका छठा सेट है। ठीक है, तो ये आपका छठा सेट होने वाला है। और इसमें देखिए, जो भी आप इस महापीडीएफ को परचेज करना चाहते हैं, महापीडीएफ 3.0 के नाम से है, तो यहाँ से आप लोग इस नंबर से संपर्क करके आप लोग सब परचेज कर सकते हैं। 9795111812। जैसा कि आपको पता है, आपके एग्जाम में ज्यादा दिन नहीं बचा हुआ है, तो आप इसमें देखिए टोटल 10 सेट है। आप इस 10 सेट को आप चाहें तो एक दिन में फिनिश कर देंगे। जैसे मान लीजिए मैंने आपको यहाँ पे 5 क्लास दे दिया, ठीक है। अब ये आपका छठा क्लास होने वाला है, ठीक है। इससे पहले 5 सेट कर लिया, 5 सेट में देखिए जो क्वेश्चन आ गया तो आ गया, जो नहीं आ रहा उसको बार बार रिवीजन कर लीजिएगा। एक सेट आपके पास होगा तो बार बार रिवीजन कर लेंगे। आने वाले जो 4 सेट है, इसके बाद आज के क्लास के बाद जो 4 सेट आने वाला है, इसमें जो अभी आप चारों सेट जब सॉल्व करेंगे, इसमें मान के चलिए 80 क्वेश्चन हुए। 80 क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे आप, तो आपको लगेगा कि हाँ, इसमें कुछ क्वेश्चन में कुछ है। लेकिन अब देखिए, इस महापीडीएफ 3.0 की वही एक खासियत है, जब आप पेपर दे के आएंगे तब आपको लगेगा कि हाँ, मुझे ये परचेज कर लेना चाहिए। तब तक बहुत देर हो चुका होगा। और आपको पहले ही परचेज कर लेंगे तो आप जब एग्जाम में जाएंगे, थोड़ा सा प्रॉफिट आपको वहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। बाकी आपकी मर्जी, आपके अपनी सुविधा अनुसार आप कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं, अगर इसी में कंफर्टेबल है, नहीं तो कोई बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट, आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1 का, एक्स रेशियो वाई। एक्स रेशियो वाई को कितना दिया, 5:6 दिया गया है। देन 3x² - 2y² रेशियो y² - x²। ये आपका सेट नंबर 6 है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। ये आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए 3x² जो दिया ना, देखिए x और y का जो मान दिया गया है, इसको यहाँ पे x का मान की जगह 5 रख दो, y की जगह 6 रख दो। इसी तरह इसको सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। 3x का मान कितना दिया, 5, 5 का स्क्वायर कर लो, ठीक है, -2, और y का स्क्वायर कितना होगा, 6, 6 का स्क्वायर कितना जाएगा, 36। अगर आप देखिए डायरेक्ट आप इतना ही करेंगे तब भी आपका आंसर आएगा। देखिए कैसे, 50, 25 से 75, 75 अब माइनस 7×72 कितना गया, 3। 3 देखो किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। तो सिर्फ आप पहला ही सॉल्व करके आप कर सकते हैं, नहीं तो अगर आपको पूरा सॉल्व करना है, अपना टाइम कंज्यूम करना है, तो यहाँ पे फिर आके आप अपना आगे सॉल्व कर सकते हैं। 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, कितना हो जाएगा, 36 25 जाए 11, यानी 3/11 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कीजिएगा, देखिएगा ऑप्शन भी साथ साथ देखते चलिएगा कि हाँ क्या दिया हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का कितना हो गया, सी हो गया ना। यहाँ तक आपको समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा, ये वह 141.5 मीटर लंबी ट्रेन जो 57 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। ठीक है, 57 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, एक प्लेटफॉर्म को 39 सेकंड में पार करती है। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है, प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है, ये आपको बताना है। देखिए, एक क्वेश्चन इससे पहले वाले सेट में मैंने आपको बताया था, जब भी कोई खंबा हो, क्या हो, खंबा हो, कोई आदमी हो, क्या हो, कोई आदमी हो, तब इसकी जो लेंथ है, इसको क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, यानी मानते ही नहीं है। तो क्या मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं। इसकी जो खंबा का और आदमी का जो लेंथ होता है, उसको क्या मान लेते हैं, एक प्रकार से 0 मान लेते हैं, मतलब कुछ नहीं है। लेकिन अगर कोई कहे प्लेटफॉर्म की लंबाई, ब्रिज की लंबाई, ऐसे कोई और शब्द ऑब्जेक्ट हो, तो उसको हम लोग एड ऑन करते हैं। क्या करते हैं, एड ऑन करते हैं, मतलब ऐड करते हैं, कहने मतलब। ठीक है, अब देखिएगा इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। ये दो चीज आप कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रखिएगा। जब आदमी खंबा या कोई आदमी होगा, इसको हम कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। सिंपल से आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर लिख दीजिए। स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये होता है। डिस्टेंस हमारा स्पीड कितना है, स्पीड दिया 57 किलोमीटर प्रति घंटा, बाकी चीज इसमें मीटर पर सेकंड में। तो इसको हम लोग क्या चेंज कर लेंगे, इसको हम लोग चेंज कर देंगे मीटर पर सेकंड में। इसीलिए हो जाएगा 97, ये हो जाएगा 57/5/18। ठीक है, 5/18 हो गया, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से गुणा करते हैं, नहीं करते, ये भी पता होना चाहिए आपको। ठीक है, अब ये भी कर दीजिए, पता नहीं है। देखिए याद करने का सिंपल सा तरीका, कंफ्यूजन हो जाता होगा आपको कि 5/18 कैसे।
देखिए जब भी किलोमीटर प्रति घंटा दिया है ना, अगर आपको इसमें किस में चेंज करना है, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है, आप किलोमीटर को क्या लिख दोगे, 1000 लिख दो, और घंटा को सेकंड में चेंज कर दोगे तो 3600 हो गया। याद हो गया, सिंपल सा, 5/18 ये याद हो गया। अब जब इसका पूरी टाकर 18/5 कर लेना। तो ये चीज ऐसे आप लोग याद कर सकते हो, थोड़ा प्रैक्टिकल रहा करो, ठीक है। अब देखिए डिस्टेंस कितना दिया है, ट्रेन की डिस्टेंस कितना होगा, 141.5, ये हमारा डिस्टेंस दिया है। लेकिन साथ में प्लेटफॉर्म की भी डिस्टेंस को जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म को भी पार कर रही है। ट्रेन अपने अपने खुद की दूरी और प्लस प्लेटफॉर्म की दूरी दोनों को पार करने में उसको 39 सेकंड में लगता है, ठीक है। जैसे कि दिया हुआ है 141.5 मीटर लंबी ट्रेन, 141.5 है आपका। इसमें ट्रेन की लंबाई हम यल मान लेते हैं, यहाँ से सॉरी प्लेटफॉर्म की लंबाई हम लोग यल मान देते हैं। ये आपका जुड़ के टाइम कितना में 39 सेकंड में इसको पार कर लेता है, 57 किलोमीटर घंटे की स्पीड से। अब देखिए इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। 57×5×41/18 ये हो जाएगा 141.5 प्लस यल। अब इसको थोड़ा काट देते हैं, 6 और 9, ये आपका 3 और 2। इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। 95×13 से 2 141.5 प्लस यल। इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई करने पर क्या प्राप्त होगा आपको, 53×5 = 13, 117 और 6 119, 11 से क्या हो जाएगा, सॉरी ये आपका हो जाएगा 117 6 123, 123 आपका हो जाएगा 1235/2। इसको डिवाइड कर देंगे 6 1 7 5, ये आपका कितना हो जाएगा 141.5 प्लस यल। यल बराबर कितना हो जाएगा 617.5 141.5, ये आपको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 476। ठीक है, कैलकुलेशन मैंने बता दिया, लेकिन आप लोग कहेंगे सर हमेशा आप डायरेक्ट कर देते हैं, इसलिए मैंने आज एक कैलकुलेशन थोड़ा बता दिया। ठीक है, तो आपको बस ये करना था। अगर आपके ऐसे क्वेश्चन में दिया हो तो डिस्टेंस जो होता है, जो दूरी होगा, वो प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन की दोनों की दूरी लेके करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपका क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया 3 संख्याओं का माध्य 21 है। इसका जो रेंज दिया गया है, जो रेंज ऑफ दिस डाटा सेट इज 12, और दो सबसे छोटी संख्याओं के बीच का अंतर कितना है, 3 दिया गया है। कितना दिया गया, 3 दिया गया है। तो तीनों संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो मान लीजिए 3 संख्याओं का माध्य दिया गया है, x प्लस वाई प्लस जेड, तीनों मान लेते संख्या हो गए। इनका सम कितना हो जाएगा, 3×21, कितना हो गया 63 हो गया। जो रेंज दिया गया है, जो रेंज ऑफ दिस डाटा, तो जो रेंज होता है ना वो थर्ड माइनस वन होता है, थर्ड माइनस वन होता है। जो रेंज दिया गया वो 12 दिया गया। एक्स और जेड से रेंज जो पहले से लेकर तीसरे तक होगा ना, कि नहीं बोलते हैं 1 किलोमीटर है, तो 1 किलोमीटर क्या होता है, 0। ठीक है, 0 और लास्ट में जो 1 किलोमीटर, इसके बीच का जो रेंज होता है वो 1 किलोमीटर होता है। ठीक है, समझ में आया। मान बोलो 1 किलोमीटर की दूरी है, 1 किलोमीटर की रेंज है। 1 किलोमीटर रेंज कितना होगा, यहाँ से 0 पॉइंट से लेकर फाइनल पॉइंट तक हमारा 1 किलोमीटर है। उसी तरह जो बोला है रेंज जो होता है हमारे 0 से लेकर फाइनल पॉइंट तक के बीच में जो है वो 12 दिया गया था। जेड माइनस एक्स बराबर कितना हो गया, 12 हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ से दो सबसे छोटी संख्याओं के बीच का अंतर कितना दिया गया, दो छोटी सबसे संख्याएं, वो y माइनस एक्स के बीच का अंतर कितना दिया गया, 3 दिया गया है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करेंगे, y माइनस एक्स हो गया, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से z बराबर कितना आ जाएगा आपका 12 प्लस एक्स, यहाँ से y बराबर कितना आ जाएगा आपका x+3। अब इस इक्वेशन में भैया z और y का मान रख दो। y का मान कितना आ गया x+3, z का मान कितना आ गया 12 प्लस एक्स, बराबर कितना आ गया 63। ठीक है, अब इसको थोड़ा जोड़ लेते हैं, 3x+15 इक्वल टू 63। 3x बराबर कितना आ जाएगा, इसमें घटा देंगे तो 48 आ जाएगा। x बराबर कितना आ गया 16 आ गया। तो पूछा क्या है, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी ये पूछा है। तो आपको यहाँ इस वाले इक्वेशन में जेड का मान जो होगा वो सबसे बड़ा होगा। जेड का बराबर कितना हो जाएगा 12 और 16 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। 12 और 16 कितना हो जाएगा 28, आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखिएगा क्या दिया है, 6 वर्ष के बाद अभय की आयु उसके पिता की आयु की
3/7 होगा। ठीक है, 6 वर्ष बाद उसके पिता की आयु का 3/7 होगा अभय की आयु। 10 वर्ष पहले उनकी आय का अनुपात कितना था? 1:5 था। ठीक है, कितना था? 1:5। ये रेशियो है। ठीक है, ये आपका क्या है? रेशियो है। ठीक है, अब देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे। मान लेते हैं अभय की जो आयु है यहीं से ये x है और इसके पिता की आयु कितनी हो गई? 5x हो गई। ठीक है, इसके पिता की आयु कितनी हो गई? 5 years हो गई। अब देखिए 6 वर्ष के बाद जो उनका अनुपात है वो कितना हो जाएगा? इसके पिता की आयु कितनी है? x है और इसकी सॉरी इसकी आयु कितनी है? x है और इसके पिता की आयु 5x है। और पिता की आयु का 3/7 होगा। 3/7 पूछा होगा। ठीक है, अब देखो तो टोटल कितना है यहाँ से इसे देखेंगे तो अभय की आयु बराबर कितना हो गया? पिता की आयु का 3/7। 3/7 यानी 7×3 = 10। 10 प्रेजेंट में जो अजय की आयु जो है 6 वर्ष बाद है वो x+10 है। ठीक है, x+10 है और उसके पिता की आयु, पिता की आयु कितनी हो गई? पिता की जो मान लेते हैं x+10 16। ठीक है, 1016 आपकी क्या होगी? इसके अजय की आयु हो गई। सॉरी, यहाँ पे अजय की आयु हो गई। ये भी अजय की आयु है। ठीक है, समझिएगा 6 वर्ष के बाद अभय की आयु उसके पिता की आयु का 3/7 है। उसका पिता का 7×3 = 10 हो गया। ठीक है, तो x+10 हो गया। ठीक है, x+10 हो गया प्लस 6 वर्ष बाद बोला है तो x+16 होगा अभय की आयु। और उसके पिता की आयु 5 साल 6 साल बाद कितना होगा? तो 5x उसके पिता की आयु है। 5x+10 अब ये भी कितने साल बाद? 6 साल बाद। तो कितना आ जाएगा? 5x+16। 5x+16। अब देखिए ये हो गया, यहाँ तक समझ में आया? देखिएगा ये यहाँ पे 10 वर्ष पहले जो है ये यहाँ से आया है। 10 वर्ष पहले उनकी आय का अनुपात कितना था? 1:5 था। ठीक है, एक बार और इसको हम एक बार और शुरू करते हैं। इसको कैसे किए हैं थोड़ा समझ आइएगा, थोड़ा सा आप देखिएगा। मैं वहां से 7×3 10 करके कर दे रहा था, आपके पास वहां भी दिक्कत होगा। देखिए यहाँ से इसको डिवाइड इरेज कर देते हैं। एक बार और कोशिश करते हैं इसको समझाने की। देखिए 10 वर्ष जो पहले इनकी आय का अनुपात कितना है? ये यक्स अभय की आयु है और 5 ये आपकी क्या है? उसके पिता की आयु है। ठीक है, उसके पिता की आयु है 10 वर्ष पहले। तो 10 वर्ष पहले तो बता दिया कि 10 वर्ष पहले यक्स रेशियो 5x है। अब बोला 6 वर्ष बाद यानी 10 वर्ष पहले। 10 वर्ष पहले तो यहाँ पे 10 यहाँ पे मान लीजिए 10 वर्ष पहले क्या है? x अनुपात 5x है। अब बोल रहा है यहाँ से 6 वर्ष बाद, यहाँ से 6 वर्ष बाद यानी इनका अनुपात कितना? 3/7 है। समझ में आया? तो ये क्या है? +10 और +6 यानी x+16 साल। कितना अंतर हो गया? 16 साल का। डायरेक्ट मैं करता हूँ x+16 बराबर 3/7 5x+16। समझ में आया क्वेश्चन की नहीं? देखिए थोड़ा इजी वे में समझाने की कोशिश किया हूँ। मान लीजिए 10 साल पहले उनकी आय का अनुपात कितना था? x/5 था। 10 साल पहले तो हो ही गया। अब प्लस अब 10 पास यहाँ से नहीं, यहाँ से 6 साल बाद इनका अनुपात कितना है? 3/7 का रेशियो में है। तब यहाँ से इसको x+16 3/7 5x+16 कर दिए। यहाँ से 7x प्लस 16 7 112 ये आपका 15x प्लस 16 48 हो गया। ये आपका कितना हो जाएगा? घटा देंगे तो 8x बराबर कितना आ जाएगा? 64। x बराबर कितना आ गया? 8 आ गया। x बराबर 8 आ गया। तो पूछा वर्तमान में उनकी उम्र का क्या अनुपात क्या होगा? उनके अनुपात क्या? अभय के पिता की आयु क्या होगा वर्तमान में? प्रेजेंट टाइम में कितना उसका जो दिया है वो कितना होगा? ठीक है, अब इसको थोड़ा सॉल्व x बराबर 8 आ गया। ठीक है, अब इसमें थोड़ा आप लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे? दिया गया है कि वर्तमान में अभय के पिता की आयु क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ा सा आप लोग सॉल्व कर लीजिए। इसका आंसर आप लोग कमेंट कर दीजिए। आपके पास 2 मिनट का समय है। यहाँ तो मैं बता दिया हूँ, आप लोग इसको थोड़ा सा आप लोग इसको सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, जल्दी बताइए आप लोग इसको कैसे करेंगे। देखिए जो उसका प्रेजेंट का जो एज होगा यहाँ पे देखिए कॉन्सेप्ट छूट रहा था। ये तो मैं डायरेक्ट कर दिया हूँ। यहाँ से तो x का मान आ गया। ठीक है, यहाँ से जो है x का मान तो आ गया, लेकिन जो प्रेजेंट एज है वो क्या है? ये है प्रेजेंट एज। कहेंगे सर हाँ, पूछिए सर कैसे? तो देखिए कैसे इसका प्रेजेंट एज कैसे होगा। मैंने बोला था कि देखो क्वेश्चन दिया 10 वर्ष पहले कितना था? x था। अब 6 वर्ष बाद यानी जो प्रेजेंट हमारा ये है 10 वर्ष। परसेंटेज में जब आएंगे तो इसमें कितना ऐड करेंगे? 10 ऐड करेंगे। तब हमारा कितना हो जाएगा? 5x+10 हो जाएगा। ठीक है,
अब इसमें जब हम लोग 6 वर्ष बाद पहुंचेंगे तब यहाँ से 5x प्लस 16 हो जाएगा। समझ में आया? तो हमसे ये क्या पूछा है? यही प्रेजेंट एज पूछा हुआ है। ठीक है, यही प्रेजेंट एज पूछा हुआ है। तो 5x का मान कितना दिया? 8 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 15 आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार और इस क्वेश्चन को अगर आपको नहीं समझ में आता है तो एक बार और कई अगत मैं समझा दूंगा। वैसे इस कोई खास इस क्वेश्चन था नहीं, थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझना था। ऐसे क्वेश्चन को इसी तरह करना तो ज्यादा जल्दी हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्या दिया हुआ है? रमेश के पास 50 पैसे के सिक्के, 1 रुपये के सिक्के और 5 रुपये के सिक्के 2:3 अनुपात में हैं। रमेश के पास कुल 116 रुपये की राशि है, तो उसके 50 पैसों की संख्या क्या होगी? ये आपको बताना है। जल्दी से इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिए। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? ये आपका क्वाइन वाला क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे। आप लोग आंसर कमेंट कर दिए होंगे। एक बार आप लोग देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। पहले देखिए क्या दिया हुआ है। यहाँ पे 50 पैसे का अनुपात और 1 रुपये और 5 रुपये का अनुपात, सबको 1-1 रुपये में तोड़ दो। 50 पैसे को क्या कर दोगे? 2x हो गया। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 3 अनुपात में है तो 3x हो गया। कितना है? 5 अनुपात में है तो 5। यह देखिए यहाँ पे आप लोग क्या करोगे? 3 इंटू, ये आप लोग क्या करोगे? 3 इंटू 1 हो गया। या क्या करोगे? 5x इंटू 5 हो गया। यहाँ पे 1 कर लो। ठीक है, 2x है, 50 पैसों के x 2x, 3x और यहाँ पे ये आपका 5x। ठीक है, यहाँ से इसको थोड़ा सा आप लोग गुणा कर लीजिए। 5 से 25। ठीक है, यहाँ 50 पैसे है ना, 50 पैसे का अनुपात कितना दिया हुआ है? 2x दिया हुआ था यहाँ पे। सॉरी, देखिए ये 1 रुपया है, ये 5 रुपया ये रहा, तो यहाँ पे आप 50 पैसे करेंगे। ठीक है, 1 मिनट थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था। यहाँ पे 50 पैसा का अनुपात है ना, 50 पैसा का जब दो बार गुणा करोगे तो 1 रुपया होगा ना। 50 पैसे को जब 2 बार गुणा करोगे तो 1 रुपया आएगा। 50 पैसा 2x यानी 1x हो जाएगा। ये आपका 3x हो जाएगा, ये आपका 25x हो जाएगा। इन दोनों का पूरा बराबर कितना दिया है? 116x। 25×3 = 28, 29x। 29x हो जाएगा 116 के बराबर। एक्स बराबर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा मेरे ख्याल से। हाँ 4 आ जाएगा। एक्स बराबर 4 आ गया तो 50 पैसे का क्या पूछा? क्या संख्या होगा? तो 2x। 2x क्या? 50 पैसे की संख्या, तो 2 × 4 कर दो तो चौको 8 आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ में आया? जो 50 पैसे है उसको जब हम दो, इसका अनुपात कितना दिया? 2 दिया ना। 50 पैसे को 2 से गुणा करोगे। 1 रुपया का अनुपात कितना दिया? 3 दिया, 3 से गुणा करोगे। 5 रुपये का अनुपात 5 से गुणा करोगे। तो जो अनुपात होगा एज इट उसी का मल्टीपल कर देगा। भैया नहीं 50 × 100 हो गया तो 100x लिख दे, नहीं 100 50 × 100 पैसा हुआ। 100 पैसा कितना हो गया? 1 रुपया हो गया, तो 1x लिखेंगे ना कि हम लोग अपने जो भाषा उसमें लिखेंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 6 पे बढ़ते हैं। इकाई अंक का आपको बताना क्या होगा? तो आप लोग बताइए इकाई अंक इसका क्या होगा? इकाई अंक बताना है। 7×7 7×9 = 63 और 63×4 = 12 यानी 2 आपका क्या हो जाएगा? इकाई अंक इसका हो जाएगा 2। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। एक घनाभ की भुजाएं क्रमशः 4, 6 और 12 है, तो इसका विकर्ण क्या होगा? विकर्ण कैसे निकालते हैं? विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, डायगोनल ऑफ ए क्यूबॉइड इक्वल टू क्या होता है? √L² + B² + H²। ठीक है, आप लोग इस फॉर्मूले पे आप लोग इसको निकाल दीजिए। डायरेक्ट 4 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस 6 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस 12 का स्क्वायर कर दीजिए। आपका 14 आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसमें बस यही था। क्वेश्चन नंबर 8वां, आसान सा क्वेश्चन है। जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, इसका आंसर कमेंट कीजिए। दिया हुआ P अकेले एक कार्य को 8 दिनों में कर सकता है और Q अकेले उसी कार्य को 10 दिनों में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो P कितने दिनों में कर रहा है? 8 दिन में। Q कितने दिनों में कर रहा है? 10 दिन में। दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे? दोनों का एलसीएम 40, ये हो जाएगा 4
ये हो जाएगा 5, 5 4 9 यानी 40/9 दिनों में ये क्या करेंगे, काम को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से कैसे निकालेंगे, क्या होता है, टोटल वर्क होता है, तो ये हमारा दोनों क्या होता है, ये हमारा दोनों होता है एफिशिएंसी, क्या होता है, इफिशियंसी होता है। तो देखिए टाइम बराबर क्या होता है, फॉर्मूला टाइम बराबर होता है टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसका डायरेक्ट आंसर 40/9 आपका क्या जो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। एक समकोण त्रिभुज में आधार और कर्ण की लंबाई क्रमशः 5 मीटर और 13 मीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। दूसरा क्या पूछा, क्षेत्रफल पूछा है कि एक मान लीजिए समकोण त्रिभुज हमारा, ठीक है, समकोण हमारा क्या हो गया, त्रिभुज हो गया, उसके आधार कितना दिया है 5 और कर्ण कितना दिया है 13। तो देखिए इसका डायरेक्ट अगर आपको ट्रिपलेट, मैंने आपसे बोला था कि आप लोग ट्रिपलेट, पाइथागोरस थ्योरम जो भी होता है, फ्रैक्शन वैल्यू एडिशन मल्टीप्लिकेशन स्क्वायर डिवाइड क्यूब याद कर लीजिएगा। तो देखिए अगर ट्रिपलेट पढ़े होंगे तो 5 12 13 क्या बनाता है, ट्रिपलेट बनाता है, ए बी सी, 5 बार यानी इसका जो परपेंडिकुलर होगा वो 12 आएगा। और आपको अगर आपको ऐसे करना है तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप लोग इसका कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप लोग यहाँ से इसका मान निकाल सकते हैं। अभी एक बार निकालने की जरूरत पड़ेगा नहीं। तो पी का मान जो हमारा परपेंडिकुलर आ गया वो 12 आ गया। क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ये फॉर्मूला होता है। तो 1/2 आधार कितना दिया 5, हमारा जो ये होता है यही ऊंचाई होता है, ये 12, परपेंडिकुलर हमारा क्या होता है ऊंचाई होता है 12 हो गया, 2 छक 12 6 5 30 मीटर स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। राज एक मशीन को 51 लाख रुपए में घाटे में बेचता है। राज जो है एक मशीन को 51 लाख रुपए में बेचता है, ठीक है, वो भी उसमें क्या हो जाता है, उसको घाटा हो जाता है। यदि वो इसे 60 लाख रुपए में बेचता है तो उसका लाभ पहले के नुकसान का 8 गुना होता है। देखो 51, देखो पहला नंबर, दो चीज अब यहाँ पे आपको याद होना चाहिए। पहला नंबर लॉस बराबर क्या होता है, प्रॉफिट बराबर क्या होता है, लॉस बराबर होता है सीपी माइनस एसपी, प्रॉफिट कितना होता है एसपी माइनस सीपी, ये आपको पता है। देखिए क्या करेंगे, अब 51 लाख रुपए में बेच रहा है, एसपी हमारा कितना हो गया 51 लाख रुपया, तो यहाँ सीपी बराबर कितना हो जाएगा, दोनों का सीपी क्या होगा सेम होगा, दोनों का सीपी क्या होगा सेम होगा। यहाँ से अगर हम सीपी फॉर्मूला लिखेंगे क्या होगा, एसपी प्लस लॉस, यहाँ पे कितना हो जाएगा एसपी माइनस प्रॉफिट। ठीक है, यहाँ से सीपी फॉर्मूला निकालोगे तो, यहाँ से सीपी का फॉर्मूला निकालोगे तो एसपी माइनस प्रॉफिट, यहाँ पे सी एसपी प्लस लॉस। तो जो हमारा लॉस मान लेते हैं, हमारा लॉस जो है वो यक्स है। ठीक है, एसपी हमारा एक मशीन को 51 लाख रुपए में बेचता है, बेचता कितना में 51 लाख में, कितना लॉस हो जाएगा, ये आप प्लस एक्स कर देंगे तो 51 लाख सीपी के बराबर आ जाएगा। ठीक है, यदि वो इसे 60 लाख रुपए में बेचता, अब उससे कितना बेच रहा है 60 लाख रुपए में बेचता, तो लाभ पहले के नुकसान का 8 गुना था। पहले नुकसान कितना हो रहा था 100 रुपया हो रहा था, लाभ अब कितना होगा 8 यक्स होगा। यहाँ तक समझ में आया। ये फॉर्मूला लगा कि मैंने यहाँ से सीपी जो दोनों का क्या होगा बराबर होगा, सीपी जो दोनों का क्या होगा, क्योंकि एक ही समान एक ही मशीन है, इसी को दोनों का सीपी क्या होगा क्रय मूल्य दोनों का बराबर होगा। 51 प्लस एक्स 60 माइनस 8 एक्स, यहाँ से 9 एक्स बराबर कितना जाएगा 9 आएगा। कैसे 51 को इधर कर दो 8 को एक्स को इधर कर दो, तो प्लस 9 एक्स और माइनस 9, यहाँ से यहाँ माइनस 51, तो एक्स बराबर कितना जाएगा 1 आ जाएगा। क्या पूछा है, मशीन का क्रय मूल्य क्या होगा, एक्स का मान कितना आ गया 1 आ गया, या तो इसमें एक्स का मान रखो या तो इसमें एक्स का मान रखो, इसमें रख लेते हैं। 51 प्लस एक कितना हो गया 52, आपका क्या हो जाएगा मशीन का क्या हो जाएगा सीपी हो जाएगा। तो सीपी 52 लाख रुपया आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में यही था और कुछ क्वेश्चन में था नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्या बोला, 3 वर्ष और 4 महीने के लिए 1400 रुपए की राशि पर साधारण ब्याज 700 रुपए है, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या है। क्या पूछा है, पूछा आपसे कितना है रेट है, रेट बराबर क्या होता है SI इंटू 100 बाई P इंटू T। तो हमारा SI कितना दिया है, ब्याज कितना दिया है 700 रुपया गुणे 100, ठीक क्या है मूलधन, मूलधन कितना दिया गया 1400 रुपया, से काट दो 2 हो गया 250 हो गया। ठीक है, ये 3 वर्ष 4 महीने है तो इसको क्या लिख सकते हैं 3 से ही 1/3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कैसे, 4 वर्ष है तो 4/12 कर लो ना, ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो करते हैं 12, तो 3 का 9 9 9 1 10 10/3, 10 3 ऊपर चला गया कैंसिल हो जाएगा, 5 3 15%, 5 से 15% आपका क्या हो जाएगा
इसका जो है रेट हो जाएगा, रेट आपका ऑप्शन नंबर बी है, तो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बस इसमें टाइम का थोड़ा सा झोल था, बाकी कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। इसमें देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए आप तो इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, ए माइनस बी का होल क्यू करके, फिर ए माइनस बी का होल क्यू करके, फिर ए प्लस बी का होल क्यू करके आप कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। आप चाहें तो इस फॉर्मूले से कर सकते हैं, या तो बाई ऑप्शन कर सकते हैं। बाई ऑप्शन एक्स समान वन, ये 1 3 4 2 जो भी चार ऑप्शन दिया, इससे आप रख के कर सकते हैं, या तो आप इससे रख के कर सकते हैं। अगर इससे करेंगे तो इसका फॉर्मूला आप लोग जो भी होगा, इसका फॉर्मूला लेके ए पी क्यू प्लस बी क्यू प्लस थ्री ए बी ब्रैकेट में ए प्लस बी ए क्यू माइनस थ्री ए बी ब्रैकेट में ए माइनस बी, ऐसे करके आप करेंगे तो आपको काटने में थोड़ा डायरेक्ट टाइम लगेगा। इससे अच्छा हम लोग बाई ऑप्शन कर लेते हैं। अगर बाई ऑप्शन करते हैं, देखिए अगर आप 3 रखते हैं, 3 3 का 9 -7 -2 का क्यूब का -8 हो जाएगा। 3 3 का 9 -8, एक एक का क्यूब 1 हो जाएगा। 3 3 का 9 और 9 6 15 15, देखिए 3 3 का 9, एक्स का मान 3 रखेंगे, 3 3 जा 9 + 6 15, 15 का क्यूब करेंगे। मेरे ख्याल से 3 यहाँ एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब 1 रखते हैं, 1 रखेंगे तो 3 - 7 -4 का -64 प्लस 3 1 1 -5 का 125 हो जाएगा। यहाँ आप देखिए 1 रखेंगे, 36 36 9 9 9 का 729 हो गया। ठीक है, यहाँ पे रखेंगे तो वही सेम, तो यहाँ पे माइनस का 4, यहाँ पे इंटू माइनस का 5, यहाँ पे इंटू 9, 9 5 5 9 540, यानी प्लस का 540 हो गया। यहाँ पे 729, यहाँ पे प्लस या माइनस का 189। इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये भी 540 होगा, ये भी 540 होगा। ये दोनों इक्वेशन मेरा क्या हो गया, बराबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको इस मेथड से नहीं करना है तो फिर आप इस मेथड से जा सकते हैं, ए माइनस बी क्यू का प्लस ए प्लस में माइनस बी क्यू, जो भी फॉर्मूला है इस फॉर्मूले से ब्रेक करके आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से आप लोग एक्स का मान चाहे तो फाइंड कर सकते हैं, या तो ऐसे कर लीजिए, या तो आप लोग बाई ऑप्शन कर लीजिए। कभी कभी बाई ऑप्शन करना भी जरूरी हो जाता है, ठीक है, थोड़ा टाइम बचाने के लिए। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए दिया है, एक्स बराबर 1060 प्लस cos 45 इक्वल टू sec 45, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का क्या मान होगा। तो आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का क्या मान होगा। 1060 का मान क्या होता है, 1060 का मान आपका कितना होता है, √3 होता है। cos 45 का मान कितना होता है, 1/√2 होता है। sec 45 का मान √2 होता है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, √2 - 1/√2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा आपका, √2 - 1/√2, 1/√2, तो x√3, एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 1/√6। अब एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/6। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1 का मान निकालना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का मान निकालना है, प्लस 1 कर दो, 6 1 7 बटे 6 आपका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का मान हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा 7/6। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन में यही था और कुछ इस क्वेश्चन में था नहीं। अगर आपको फिर भी इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत होता हो तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा सर इसमें क्या होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। एक छात्र एक संख्या को 7/5 के बजाय 5/7 से गुणा कर देता है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिएगा, आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, एक छात्र एक संख्या को 7/5 के बजाय 5/7 से गुणा कर देता है। तो जो हमारा गणना है उसको हमको क्या करना है, प्रतिशत में निकालना है। ठीक है, तो मान लीजिए कि एक संख्या 7/5 होता है, 7x - 5 के बजाय गुणा कर देता है। अब यहाँ से देखिए, इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से गुणा 100 करते हैं, देखिए क्या क्या आता है। यहाँ से 7 × 10 - 25/35, 7x/, यदि x है इसे भी x x कैंसिल कर दो डायरेक्ट, क्या x लिखने का कोई मतलब नहीं है। तो थोड़ा सा 24/35 हो जाएगा, गुणे 5/7 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से गुणे 100। ठीक है, x लिखने का कोई जरूरत नहीं है,
तो थोड़ा सा काट लेते हैं, 5 7 35, 2400/49। ठीक है, इसको थोड़ा सा डिवाइड करेंगे तो आई थिंक प्रोसेस को हम लोग काटते हैं। चलिए काट दे, 5 9 5 हाँ 9 4 4 बार में, हाँ 4 4 बार में आपका जाएगा। ठीक है, 5 बार में 275 के आसपास में जाएगा, 4 बार में जाएगा तो 488.98, यही आपका क्या हो जाएगा, परसेंटेज हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल से देखिए, इस क्वेश्चन में क्या करना रहेगा आपको, ये थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। देखिएगा, जो भी 7 बचे, 5 के बजाय 5/7 से गुणा दिए कर दिया, तो पहले इनका डिफरेंस निकाल लेना, 7/5 माइनस 5/7। ठीक है, अब कितने से गुणा करना था हमको, एक्यूरेट नंबर जो होगा, एक्यूरेट नंबर जिससे गुणा करना था उसको नीचे लिख लेना, 7/5 गुणे 100, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर होगा। ठीक है, जैसे ही आप इसको करेंगे, ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। एक वृत्ताकार बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर। सिंपल सा क्वेश्चन है। इसको करने के लिए बेलन का आयतन यानी सर्कुलर सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो फार्मूला आपको पता होना चाहिए। उसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, इसकी हाइट दी गई है 10 और रेडियस दिया गया 14। रख के सॉल्व कर लो, 22/7 गुणे 14 गुणे 14, 7×14 2 8 28 और 10 280, 280 गुणे 22। अब ये नहीं 22 का लगा नहीं, देखो इजी इजी बनाने के लिए कैलकुलेशन 2 गुणे 11 कर लो, हो जाएगा 560 हो जाएगा, गुणे 11 कर लो। अब देखो 11 का पढ़ना आसान है, 6 11 5 5 5 61 160, ऐसे 22 ऐसे करते 22 का गुणा करते करते रहते। ठीक है, नहीं तो अगर यहाँ से डायरेक्ट 28×56 58×56 5 61, यहाँ से भी 61 कर देते हो डायरेक्ट आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन, ये आपका फॉर्मूला क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, फिर स्पीड टाइम डिस्टेंस। 800 मीटर लंबी ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गति से चल रही है। यदि यह एक पुल को 50 सेकंड में पार करती है तो पुल की लंबाई क्या होगी। सेम क्वेश्चन जैसे कि अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था, सेम क्वेश्चन इसी को करना है आपको। मैं डायरेक्ट करता हूँ, ज्यादा समझाऊंगा नहीं। तो स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितना दिया, 90 किलोमीटर प्रति घंटा में दिया, उसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो। डिस्टेंस कितना दिया, 800 मीटर ट्रेन की। पुल की लंबाई हम लोग ऐड करेंगे, पुल की लंबाई यहाँ पे इंसान रहता नहीं ऐड करते, ये भी ध्यान देना है। हो जाएगा 50, 18×5 90, 5×5 = 25, 25 1250, 800 प्लस चलो कितना हो गया, 450। अब क्या हो गया, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि ऑलरेडी मैं इस क्वेश्चन को समझा चुका हूँ। ठीक है, तो अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत हो तो एक बार जरूर कमेंट कर दीजिएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। देखिएगा, पार्टनरशिप का ये क्वेश्चन है। ठीक है, पार्टनरशिप का ये क्वेश्चन है। ए और बी ने साझेदारी में 10,400 रुपया 14,300 रुपये निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। 4 महीने के बाद सी 9100 रुपये को निवेश करके उनके साथ शामिल हो गया। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 11,360 रुपये थे तो लाभ में सी का हिस्सा क्या था। तो कितने साल के लिए, 1 साल के लिए। एक साल का कितना आ जाएगा, देखिए इसे लिखते हैं 12 गुणे 10,400 12,000 गुणे 14,300 और 4 महीने बाद कितना महीना, यानी 8 महीना बचा, 8 गुणे 9100। इन तीनों का योग कितना, अभी योग नहीं, पहले अनुपात याद कर लेते हैं तो फिर योग निकालते हैं। ठीक है, ये पहले रेशियो निकाल लेते हैं, कट जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा। अब देखिए 13 से काटेंगे, 13×7 = 91, ये 11, ये 8, ये 3, ये भी 3, ये 2, 4 4 3 12, 4 3 12, 4 दूनी 8, 8 3 का 24, अनुपात 33 और ये अनुपात 7 गुना 14, इसको जोड़ देंगे,
ये आपका हो जाएगा 71, यानी 71 का जो अनुपात है, जो लाभ है, यही 11,360 रुपए के बराबर है। ठीक है, जो ये लाभ, ये हमारा क्या होता है, ये यहाँ से हमारा प्रॉफिट का रेशियो निकलता है। ठीक है, तो हमारा प्रॉफिट जो 71 वो किसके बराबर है, 11,360 के बराबर है। हमको निकालना किसका, 14 का मान निकालना है। सी का लाभ कितना दिया, सी का लाभ 14 है, तो क्या हो जाएगा 11,360, एक का मान 11,360 बटे 71, तो 14 का मान गुणे 14 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ से अगर आप लोग काटेंगे 16 का, 16 से सत्ते 112, 113, यानी 16 बार में कट जाएगा। अब 14 छक 84, 14 का 14, 14 8 22, यानी 2240 रुपये आपका क्या हो जाएगा। सी का जो भाग है वो आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 75 का ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपके यहाँ से मैं काटा हूँ थोड़ा सा, 13 बटे 104, 13 11 भी आपको बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से, आपको इतना समझ आ जाना चाहिए कैसे इसका कैलकुलेशन किया गया, इतना फास्ट आपका कैलकुलेशन होना चाहिए। ठीक है, तो आप इसको काट के यहाँ से 2240 रुपये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। क्वेश्चन नंबर 18, यदि 16 पुरुष प्रतिदिन 12 घंटे कार्य करके एक कार्य को 27 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो प्रतिदिन कितने घंटे कार्य कर 18 पुरुष कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो ये आपका M1 D1 W1 H1 होता है, M2 D2 W2 S2 वाला, इस कॉन्सेप्ट से आप लोग लगा लेंगे। पुरुष कितने 16, दिन कितना 27, काम एक ही है, H1 कितना है हमारा घंटा 12 घंटा, फिर 18 पुरुष D2 दिया हुआ है, W1 है, H2 हमको निकालना है। तो यहाँ से आप लोग थोड़ा इसको सॉल्व कर सकते हैं, 12 कम 12, 12 गुना 24। ठीक है, अब देखिए 2 कम 2, 2 8 16, तीन तीन छक 18, 3 9 27, 3 3 का 9, 3 दूना 6, दो चौको 8, यानी S2 बराबर कितना आ गया, S2 बराबर हमारा आ गया 12, S2 बराबर हमारा कितना आ गया 12 आ गया, आपका क्या आ जाएगा 12 आपका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो S2 बराबर 12 घंटा आपका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट कर लेंगे, ये वाला कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, ये वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर डी आपका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19, एक 20 बचा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20 बचा हुआ है। एक 10 मीटर ऊंची इमारत के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष को उन्नयन कोण 60 डिग्री है, उसके पैर के अवदाब का कोण 45 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मैं इसको देखिए, एक क्या है 10 मीटर ऊंची एक हमारी इमारत है। ठीक है, थोड़ा सा फिगर आप अपने हिसाब से, लाइन थोड़ा इधर उधर हो सकता है। ये हमारा क्या 10 मीटर ऊंचा है, इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन दिया गया वो कितना दिया गया है, ये दिया गया है 60 डिग्री। ठीक है, और जो एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया, एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया वो कितना दिया गया है, ये दिया गया है 45 डिग्री। ठीक है, थोड़ा सा आप इसको, एक मिनट, थोड़ा सा ये हमको लाइन यहाँ से इसको मिलाना है ना, थोड़ा सा मैं इसको और थोड़ा क्लोज बना दे रहा हूँ, सॉरी, थोड़ा साइज बनाते हैं। ठीक है, थोड़ा एक मिनट, थोड़ा साइज बनाते हैं, इसको बन नहीं पा रहा। ये आपका खम्भा वो दीवार वो हो गया। ठीक है, थोड़ा सा इसको नीचे से ही रहने देते हैं, यहाँ से रहने देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से ये आपका 60 डिग्री का कोण हो गया, यहाँ से आई सॉरी चाहिए, तो एक लाइन नहीं बन पा रहा है। ठीक है, ये आपका 60 डिग्री हो गया, ये आपका कितना हो गया 45 डिग्री हो गया। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा, यहाँ से एक लाइन खींच देते हैं, इस पे मिला देते हैं, ये हो गया, ये आपका 45 डिग्री हो गया। और यहाँ से ये हो गया 45 डिग्री, ये आपका हो गया 10 मीटर, ये मान लेते हैं आपका क्या। ठीक है, ये आपका डी ई सी बी, ये बी हो गया, बी बी सी डी ई हो गया। ठीक है, ए बी सी डी ई आपका हो गया। अब देखिए डी की जो लंबाई दी गई, यहाँ देखिएगा जो डी का मान जो दिया गया वो कितना दिया गया, 10 दिया गया। तो एंगल सी डी बी का, डी का यहाँ पे एंगल कितना दिया गया है 45 डिग्री, यानी एंगल सी डी बी का 45 है, सी डी ए का, सी डी ए, देखिए सी डी ए, एक मिनट में एंगल मान लीजिए ऐसे लिखूंगा, एंगल लिखूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। आप देखिए लिखता हूँ, सी डी बी में जो एंगल दिया है कितना दिया 45 डिग्री दिया गया है, और सी डी और ए का जो एंगल दिया गया है वो 60 डिग्री दिया गया है। ठीक है,
हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, ए बी फाइंड करेंगे। ठीक है, ए बी फाइंड करने के लिए सबसे पहले ए बी फाइंड करेंगे। ए बी बराबर 10, अब देखिए सी डी बी, जो सी डी बी है 10 सी डी बी में देखिए हमको क्या निकालना, पहले ए बी फाइंड करना है। ठीक है, ए बी की लंबाई कितनी होती है 10, मतलब सी डी बी तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो गया था, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। परपेंडिकुलर कितना हमारा सी बी है, बेस कितना हमारा सी डी है, बेस हमारा कितना है सी डी है। ठीक है, टेन का फॉर्मूला पता चल गया। और सी डी बी का डी का एंगल कितना है 45, 10 45 का वन, यानी सी बी बराबर कितना हो गया सी डी हो गया, यानी सी बी बराबर कितना हो गया आपका सी डी हो गया। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं समझ में आया, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। अब देखिए जो सी डी की लेंथ है, सी बी बराबर कितना हो गया सी डी हो गया। ठीक है, जो सी बी बराबर कितना हो गया सी डी हो गया। अब देखिएगा सी डी बराबर कितना जाएगा 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर कैसे, जो ये वाला जो लेंथ है ये दोनों क्या होंगे, ये क्या है एक परपेंडिकुलर है। ठीक है, परपेंडिकुलर है तो आपका सी डी बराबर डी हो जाएगा। तो आपका जो सी डी का लेंथ वो कितना जाएगा, आपका सी बी बराबर ये का है डी ई है, ये आपको फिगर देख के पता चला सी बी बराबर डी ई है। तो सी बी बराबर सी डी यानी 10 सेंटीमीटर आपका क्या आ जाएगा सी डी का लेंथ आ जाएगा। अब इसी तरह ट्रायंगल सी डी, एंगल सी डी ए, सी डी ए में अब यहाँ से भी टैन मान निकालते हैं। तो टैन एंगल सी डी ए बराबर कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर कितना है ए सी है और बेस मेरा कितना सी डी, सी डी का मान 10 है और टैन से कितना एंगल है 60 है, टैन 60 और ए सी बाई 10 यानी ए सी का मान कितना आ जाएगा, यह आपको आ जाएगा 10√3, 10√3। अब देखिए अब पूछा ए बी का मान कितना होगा, ए बी का मान कितना होगा ए सी प्लस सी बी, ए सी प्लस सी बी आपका क्या हो जाएगा एंगल, वही आपका ए बी का मान हो जाएगा। ठीक है, ए बी का मान कितना हो जाएगा, ए बी का मान आपका हो जाएगा ए सी प्लस सी बी, तो सी बी का मान 10, ए सी का मान 10√3 और सी बी का मान 10, 10 10 20√3। अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आप चाहे तो ऐसे √3 यानी 10√3 + 1 आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप यहाँ से कॉमन ले लेंगे 10, 10 कॉमन लेंगे तो 10√3 + 1 आपका बचेगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर कोई दिक्कत होता है तो इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर, आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत होता है क्वेश्चन नंबर डाल के आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। एक आदमी एक नाव की गति को नदी के अनुकूल 15 किलोमीटर की दूरी तय करने में 3 घंटे 45 मिनट लेता है और धारा के प्रतिकूल 5 किलोमीटर दूरी तय करने में 2 घंटे 30 मिनट लेता है, तो किलोमीटर प्रति घंटा में इस नदी की धारा की गति ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। नाव की गति के कुल 15 किलोमीटर दूरी तय करने में तो स्पीड वर्ग कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम 5/3, 45 मिनट पे क्या लिख सकते हैं 3/4 जाएगा, 5 चढ़ते 12 3 15 गुणे 4 ऊपर हो जाएगा, यानी 4 किलोमीटर प्रति घंटा क्या होगा धारा के साथ, धारा के साथ। ठीक है, फिर स्पीड निकालेंगे नीचे वाला का प्रतिकूल के साथ, तो 5 किलोमीटर स्पीड निकाले 5 मीटर 2 सही 1/2 हो जाएगा, फिर 5 सही 5/2, 5 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 किलोमीटर प्रति घंटे क्या हो गया आपका विपरीत हो गया। ठीक है, विपरीत हो गया। अब देखिए जो धारा की फॉर्मूला क्या होता है, धारा का फॉर्मूला क्या होता है कि धारा के साथ माइनस धारा के विपरीत, विपरीत बटे 2। ये क्या होता है धारा की गति का निकालने का फॉर्मूला होता है। आपको मैंने बताया था 4 फॉर्मूले होते हैं, 4 फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए। तो 4 - 2/2 कितना जाएगा 1 किलोमीटर प्रति घंटा आपका क्या जाएगा धारा की गति हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका टोटल 20 क्वेश्चन हो गया। टोटल 20 क्वेश्चन आपका कंप्लीट करा दिया गया यहाँ पे सेट 6 से। अगर आपको इसको किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी दिक्कत हो आप लोग कमेंट करके एक बार जरूर बता दिएगा सर इस क्वेश्चन में ये दिक्कत है, नहीं दिक्कत है तो कोई बात ही नहीं है। तब तक फिर अगले सेट में सेट 7 हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर आपके पास पीडीएफ है तो आप लोग पर्चे आप लोग वहाँ से सॉल्व कर लीजिएगा, जो क्वेश्चन नहीं आएगा उसको यहाँ देख लीजिएगा। अगर आपके पास पीडीएफ नहीं है तो वेट कीजिएगा, जब क्लास आएगा कल तब आप कीजिएगा। तो यही बस फायदा है कि अगर मान लीजिए कल सेट 7 में सॉल्व करा रहा हूँ तो आप यहाँ साथ ही साथ सेट 7 क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे और कल आप बस जो नहीं आएगा वही क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना।